जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूँ आज जिला बिजनौर में, मेरे पैतृक ज़िले में एक गांव है धामपुर तहसील में। ये गांव मेरे मित्र का भी है, पुनीस नाम है उनका। मेरे साथ पढ़े हैं, हम लोग बचपन से एक साथ पढ़े हैं। और मेरा सौभाग्य है कि इन गाँव में कभी मैं बचपन में साइकिल चला के घूमता था और आज मैं यहाँ पर एक किसान गोष्ठी में आया हूँ। लोगों की समस्याएँ हैं गन्ने को लेकर कि हम गन्ना क्या है, स्टिकर क्या है, माइकोराइजा क्या है, क्यों यूज करें, कैसे यूज करें। वर्तमान में जो समस्याएं चल रही हैं, रेड रोड है, पोका बोइंग है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, फंगस जा नहीं रही है, करें क्या। तो आज एक छोटी सी चर्चा रखी है, उस पर बातचीत करेंगे। मैं पहले एक छोटा सा परिचय ले लेता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम हरीश कुमार है, ग्राम सलावा है, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर, यूपी से जी। मोस्टली खेती इस गांव में किस चीज़ की होती है? गन्ने की होती है जी। ज़्यादातर रकबा गन्ने का है? हाँ, ज़्यादातर गन्ना। और बाकी गेहूँ वगैरह कुछ नहीं होते? गेहूँ थोड़ा बहुत होता कम, खाने लायक। हाँ, खाने लायक। सरसों वगैरह थोड़ी बहुत? सरसों भी खाने लायक। मोस्टली 90% से ज़्यादा मतलब आप मान के चलिए कि गन्ना है। गन्ना है। मुख्य समस्याएं क्या हैं जो इस समय पे आ रही हैं? मुख्य समस्या तो यही है कि गन्ना सूख गया हमारा, रेड रोड आ गई। रेड रोड आ गया। अच्छा, दूसरी समस्या टॉप बोरर से भी क्या है। आई? गन्ना बोने से क्या समस्याएं आई? स्टार्टिंग से तो कुछ समस्याएं होंगी भाई, स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं चला इसका। अच्छा। इसका तो बाद नहीं पता चला। शुरू में आती है फंगस, फिर आती है टॉप बोरर आया, धीरे धीरे पहली पीढ़ी आ गई, दूसरी पीढ़ी आ गई। हाँ जी, हाँ। चलो इन पीढ़ियों को भी खत्म करेंगे। ठीक है, आप बैठिए, इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, आप कुछ पूछ रहे थे मेरे से? मैं पूछना चाहता हूँ माइकोराइजा का क्या काम है? माइकोराइजा का क्या कार्य है? काम क्या है? हाँ। और स्टिकर का भी? एक स्टिकर। हाँ, स्टिकर क्यों यूज करते हैं जी। और भैया ने पूछा था कि वो जंगली सुअर की क्या दवाई है खेत में। ये तीन चीज़ याद रखना। चलो मैं बताता हूँ, बैठिए आप। कुदरत ने पौधे की जड़ों में, जब भी कोई कुदरत पौधा पैदा करती है कहीं पे भी, तो उस पौधे के साथ में जो जड़ें पौधे की निकलती हैं उनके साथ में माइकोराइजा को पैदा करती है। माइकोराइजा का मतलब है, माइको मतलब फंगस, राइजा मीन्स जड़। एक ऐसी फंगस जो जड़ के रूप में परिवर्तित होकर के पौधे के साथ सहजीवी संबंध बनाती है और उसको लाभ प्रदान करवाती है। जैसे हम अपने घर में, घर के बाहर जो कुत्ता पड़ा रहता है, तो हम बची हुई रोटियां कुत्ते को डालते हैं और बदले में कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है। हमें भी कुत्ते से लालच है कि रोटी नहीं डालेंगे तो ये भाग जाएगा। तो पौधे की जड़ें पूरा भोजन लेने के बाद प्राकृतिक तौर पे अपने अंदर से स्राव करती हैं, मतलब कुछ वेस्टेज निकालती हैं बाहर शर्करा के रूप में, जिसको माइकोराइजा खाता है, उसका भोजन है वो फंगस का। तो वो पौधे की जड़ों के ऊपर बैठ करके, जड़ों के अंदर प्लस जड़ों के बाहर से अपनी खुद की जड़ें देता है। अगर इसकी जड़ 6 इंच जानी है तो ये इसको 50 गुना जड़ें और प्रदान करेगा फंगस, और इसको यहां तक पहुंचा देगा। भयंकर गुच्छे के गुच्छे बन जाएंगे, जैसे एक आदमी की दाढ़ी, एक औरत के बाल। अगर एक उल्टा सीधा आदमी खड़ा कर दो, उल्टी औरत खड़े कर दो, तो उसकी दाढ़ी और उसके बालों में जितना अंतर है, ये माइकोराइजा और बिना माइकोराइजा वाली फसल की जड़ में इतना अंतर आता है। तो सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा जड़ें होंगी, जितनी दूर तक जड़ें जाएंगी, उतना ज़्यादा भोजन अपटेक करेंगी, उतना ज़्यादा पोषक तत्व अपटेक करेंगी। माइकोराइजा आपके खेत में उपलब्ध भोजन को, जितना भी पड़ा है, उसको तोड़ करके पौधे को देने का काम करती हैं, जड़ें ला करके। दूसरा, अगर पौधे की मुख्य जड़ें बीमार हो जाती हैं तो माइकोराइजा की जड़ें उसको लगातार भोजन देती रहती हैं। अगर मुख्य जड़ें खत्म भी हो रही हैं तो माइकोराइजा की जड़ें नई नई जड़ों का निर्माण करती हैं। जैसे भाई साहब उस दिन दिखाया था आपको, नई जड़ों का निर्माण तुरंत हो जाएगा। तो माइकोराइजा अब अगर हमारे खेतों में कम है तो हम कहीं से लेकर के इसको दे सकते हैं। 3000 IP का माइकोराइजा इंडो प्लस एक्टो वाला आप अपने खेतों में चलाओ, आपको बहुत सुंदर परिणाम मिलेंगे। इसको आप किसान कार्यशाला से भी मंगवा सकते हैं, और चाहे तो आप चाहे कहीं से भी ले लो। कुल मिला के 3000 IP का होना चाहिए और इंडो प्लस एक्टो होना चाहिए। 1 एकड़ के लिए 250 ग्राम पर्याप्त है। उसको लो, घोलो और खेत में छोड़ दो। केवल एक बार, गन्ने जैसी फसल में 2 बार साल में, एक बार बुवाई पे और एक बार बरसात खत्म होते ही, हो गया आपका काम। मैंने आप लोगों को किसी को माइकोराइजा भी दिया था शायद, आपने लगाया वो, उसका कुछ परिणाम आया अभी निकल के? हाँ हाँ हाँ, एक आध जाड़े में दिया वो, तो वो आपकी जड़ें निकालने का काम करता है। तो माइकोराइजा अगर आपने दिया तो ये सबसे पहली बात तो ये फास्फोरस का पूरक होता है।
फास्फोरस बहुत भयंकर मात्रा में फसल को उपलब्ध कराता है। तो आपके डीएपी की खपत ख़त्म तो नहीं कह सकते, जेनेटिकल मॉडिफाइड बीज यूज कर रहे हैं तो थोड़ा तो देना पड़ेगा, नहीं तो उत्पादन नहीं आएगा। प्राकृतिक खेती करनी तो प्राकृतिक बीज चाहिए आपको। तो आपकी खपत 80% तक खत्म हो जाएगी, और 80 को भी भट्टी खाद बना कर दे दो तो प्राकृतिक के बराबर ही आ गए। अभी एक बात थी हमारी स्टिकर की कि हम लोग स्टिकर क्यों प्रयोग करते हैं या क्यों नहीं करते। कुदरत ने पत्ते के ऊपर स्प्रे करने का कोई सिस्टम नहीं बनाया। कभी देखा भगवान को स्प्रे करते हुए? बारिश होती है, वो धुलाई करता है एक बार साल भर में। हम लोगों ने हर महीने सिस्टम बना रखा है, हर हफ्ते सिस्टम बना रखा है। पौधा जो भोजन लेता है 5 हिस्से तो लेता है सूर्य देवता से। पौधे का भोजन 5 हिस्सा वो देता है। 3 हिस्सा लेता है पत्तियों से, 2 हिस्से लेता है जड़ों से। ऐसे करके पौधा 10 हिस्से भोजन लेता है। हम लोग क्या कर रहे हैं? 10 हिस्से भोजन दे रहे हैं जड़ों से। तो गन्ना क्यों दूरी पे लगाना चाहिए भाई साहब, आपकी समझ में आया? अगर आप दूरी पे लगाओगे तो बोरी आपको नहीं लानी पड़ेगी, बोरी सूर्य देवता लाएंगे अपने आप कंधे पर रख के। ये उनका काम है, उसको 5 हिस्से देने का। अब पत्ते पे अगर भोजन देना है, क्योंकि ज़मीनें कम हैं और जेनेटिकल मॉडिफाइड बीज हैं और सारी की सारी चीज़ें ऐसी आ रही, तो हमें पत्ते के ऊपर भोजन इसलिए भी देना है कि हमने मित्र कीट अपने खेतों से रासायनिक छिड़क के उड़ा दिए, ख़त्म कर दिए। तो पत्ते के ऊपर किसी भी पत्ते को अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे, एक केले के पत्ते को छोड़ के, वो चिकना ज़्यादा होता है, तो उसके ऊपर बारीक बारीक रुएं होते हैं। पत्ता केवल ओस की बूंदों को तो ले सकता है, सोख सकता है अपने अंदर, क्योंकि वो आसमान से आ रही है। उसका घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से बहुत कम है। अगर आप ये पृथ्वी का पानी निकाल करके पत्ते के ऊपर डालते हैं तो पत्ते के अंदर उपलब्ध जो छेद हैं, पानी की बूंद उनसे मोटी होती है। बूंद का, पानी की बूंद के अंदर जो पानी का एक मॉलिक्यूल का अंदर जो इसका घनत्व कह सकते हैं, वो मोटा होता है, ये बहुत पतला होता है। तो ये आप स्प्रे करने के बाद भी आपके पत्ते के अंदर नहीं जाएगा। इसके घनत्व को तोड़ करके इससे बारीक बनाना है तो आपको स्टिकर उसमें मिलाना पड़ेगा, चिपकू। अब इसमें ऐसे साल्ट भी मिलाया जाता है जो पत्ते के ऊपर दवाई को चिपका के रखे, फैला के रखे और काफ़ी लंबे समय तक फैला के रखे और पत्ते के अंदर तक लेके जाए, मतलब इसके पानी के घनत्व को तोड़ दे। तो पानी के घनत्व को तोड़ने के बाद जब आप इसका स्प्रे करेंगे तो ये पूरी दवाई आपके खेत में जाएगी। अगर आप स्प्रे करके देख लेना, एक में स्टिकर डालना, एक में स्टिकर मत डालना, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो लोग शैम्पू डाल दें। शैम्पू सर धोने के लिए बना है, शैम्पू केमिकल है, शैम्पू स्प्रे करने के लिए नहीं बना। उस पर लिखा ही नहीं है कहीं, कंपनी से पूछो आपके अपने आप। दवाई वाले बता, मैं सही कह रहे भाई साहब, खुद दवाई वाले। एक शैम्पू का पत्ता एक टंकी में आप डालते हो, 1 रुपए का आता है, लेकिन आप उसके साथ में कई ऐसे केमिकल डाल रहे हो जो आपकी उस टंकी में पड़ी हुई दवाई को निष्क्रिय कर रहा है। भाई शैम्पू के अंदर केमिकल भी तो आ रहा है। आपकी कितने रुपए की दवाई आप महंगी लेके आए, रासायनिक हो या ऑर्गेनिक, वो उसको भी तो निष्क्रिय कर रहा है। आपको चाहिए स्टिकर सिलिकॉन बेस। तो सिलिकॉन बेस स्टिकर में से अगर अल्कोहल को निकाल दो तो ये प्योर ऑर्गेनिक हो जाता है। जो लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं या जिनको अल्कोहल भी पसंद नहीं है, कई बार क्या होता है कि हम स्टिकर अगर ज़्यादा डाल दिए या कम डाल दिए तो पौधे को आपने देखा होगा कि जला देता है, हमें लगता है वो दवाई की वजह से जल गया। स्टिकर भी बहुत तेज होता है। तो 50 ml स्टिकर 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। बाजार में कंपनियां इसको 800 से 1000 रुपये 1200 रुपये तक लीटर दे रही हैं। हम लोगों ने किसानों के लिए निकाला है 400 रुपये का 100 ml। एक टंकी में अगर आपने 1 ml डाला तो ये पर्याप्त है आपका 4 रुपये का, यानी कि 1 एकड़ में 40 रुपये का खर्च। भाई ये संस्था भी तो चलानी है जो मैं चला रहा हूँ,
यहाँ तक गाड़ी आई, मेरी मजदूरी है, और भी कई लोग काम कर रहे हैं, कैमरे के पीछे भी कई लोग काम कर रहे हैं, तो उनके भी तो घर परिवारों में दिवाली होगी। तो किसान तो वैसे भी बाज़ार से अगर 1200 रुपये का लेके आ रहा है तो बाज़ार तो उसको बदले में कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन हम साल भर हाथ पकड़ के भी आपके साथ खड़े हैं। तो अगर ये हमसे ख़रीदते हो तो हम लोगों ने आपके लिए बाज़ार से 3 गुना सस्ता बनाया हुआ है और उससे ज़्यादा कारगर है। अब चाहे तो हम लोगों से ले सकते हैं, उसका ऐसा कोई लेने के लिए कुछ ऐसा भी नहीं है। और अभी मांगना भी, मैं गाड़ी में लेके नहीं घूमता हूँ। आपका मन करेगा तो आप ऑफिस कॉल करके 75 419 78 999 पे कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। नहीं मंगवा सकते तो उसमें ये भी घबराना मत कि राहुल भैया को कॉल कैसे करें, हमने प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट नहीं बेचता महाराज। 2-4 चीज़ें जो किसानों को ज़रूरी हैं वो हम रखते हैं अपने पास में, होनी भी चाहिए। घर में खाना नहीं है तो गांव में अगर दुकान है तो कम से कम पकौड़ी समोसा तो खिला दोगे मेहमान को, भूखा रखने से तो ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा स्टिकर डालो, आप धामपुर गए 1200 का लाए, तो उसमें आपको क्या फ़ायदा हुआ और मुझे क्या फ़ायदा हुआ? हम दोनों को ही कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना किसान को ना समझाने वाले को। अगर वही चीज़ हमें अगर 3 गुना सस्ते में कोई आदमी दे रहा है तो तुम बना लो। अब घर पे कैसे बनेगा? तो अब 100 लीटर पानी लो और एलोवेरा के पत्ते ले लो 20 किलो, ठीक है? 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, इनको बारीक कर लो और बारीक करके इनको ड्रम में डाल दो और 100 लीटर में 2 से 3 किलो गुड़ डाल दो इसके अंदर। और इसके अंदर ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास वाले जो सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया आते हैं भूप्रहरी में जो आ रहे हैं, अब वो आप इसमें ले लो। तो आप 1-2 लीटर डाल दो उसके अंदर। तो ये 21 दिन के बाद आपका बनके तैयार है भाई साहब। अब आपने ये एक टंकी में 250 ml लेना है और स्प्रे करना है। अगर नहीं कर सकते ये तो ये मंगवा लो, और दोनों ही नहीं कर सकते तो धामपुर दुकान पे जाओ, दुकान वाला बैठा है तुम्हारे इंतजार में। भाई 3 रास्ते बता दिए मैंने। और एक आप पूछ रहे थे मेरे से अभी कंसोर्टिया के बारे में, तो मैं बता देता हूँ। इसमें एक आता है भूप्रहरी करके, भूमित्र, उसके अंदर नाइट्रोजन के 4 बैक्टीरिया हैं, फास्फोरस का 1 है, पोटास का 1 है, सल्फर का 1 है, जिंक का 1 है और डिकम्पोजर 1 है। 9 बैक्टीरिया हैं और 9 के 9 अपने खेतों में चलो, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान। यूरिया, DAP, पोटास और इनकी खपत ऑटोमेटिकली ही आपकी ख़त्म हो जाएगी पहले साल से ही। बस आपको शुरुआत करने की देर है। तो ये स्टिकर का खेल बहुत बड़ा है, समझ गए आप? स्टिकर चलाओ, स्टिकर के बिना स्प्रे मत करो। दूसरा सबसे बड़ी गलती आप लोग एक करते हो, पुनीश इधर भी दिखा दे भैया, स्टिकर की आप एक और गलती करते हो बहुत बड़ी, कि आप जितना भी स्प्रे करते हो सुबह को करते हो 11 बजे के आसपास, और 11:30 बजे नहा धो कर रोटी खाकर गैलरी में लेट जाओ दोपहर को कि हम तो आज स्प्रे करिए अपने खेतों में। ज़्यादातर आदमी यही करते हैं, एकदम उल्टा गलत करते हो। 1 रुपये का औसत नहीं आने का तुम्हें कभी खेती में ज़िंदगी में भी। स्प्रे होता ही दोपहर के बाद है, ताकि रात भर में, अब मैं बताऊं इसका लॉजिक समझाता हूं, शाम को कोई स्प्रे करते हैं। जब दोनों वक्त मिलते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, हम जब छोटे थे तो लोग क्या बोलते थे, घर वाले बड़े, पेड़ों को नहीं छूना, पेड़ सो रहे हैं पाप लगेगा। पेड़ थोड़ी सोता है। दोनों वक्त जब मिलते हैं, ना सूर्य हो रहा होता है, ना रात है ना दिन है, उसको बोलते हैं दोनों वक्त मिल रहे हैं। मस्जिदों में नमाज होती है, मंदिरों में आरतियाँ होती हैं, ईश्वर को याद करते हैं उस समय में। तो दोनों वक्त मिलने का बहुत बड़ा गेम है। जब दोनों वक्त मिलते हैं तो पौधा दिन में तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, रात को ये ब्रीदिंग चेंज करता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसलिए बोलते हैं रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो ये ब्रीदिंग चेंज कब होती है? दोनों वक्त मिलने के समय में। तो जब दोनों वक्त मिलते हैं तो पौधा जब ब्रीदिंग चेंज करता है, अपनी सांस को चेंज करेगा, तो पत्ते के ऊपर जो ये छेद है ये चौड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा डबल हो जाता है। अगर हमने स्प्रे 3 बजे के बाद किया है तो सारी दवाई इसके अंदर चली जाएगी। और सुबह वाला तो हो चुका काम, अब उसका मुंह बंद हो चुका है, ऊपर से धूप पड़ रही है, स्पोर और कम हो गए, पता और सुकड़ गया। बंद मुंह में ऊपर से बाल्टी भर कर डाल लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? आदमी का मुंह बंद है, वो पानी पी नहीं रहा, तुम दांत भीज रखे हैं ज़बरदस्ती, ऊपर से दूध डाल रहे हो, लगेगा? इसीलिए स्प्रे का रिजल्ट नहीं आता है। किसान को लॉजिकली समझाना होता है, उसको समझ में आया कि क्यों। और आप लोग पूछते भी नहीं किसी से क्यों, मैं तो बहुत सवाल पूछता हूँ। इसीलिए आपके 3 बजे के स्प्रे का रिजल्ट ज़्यादा आता है, 3 बजे से पहले के स्प्रे का रिजल्ट नहीं आता है। गन्ना भी बोना है, कोई भी फसल बोनी है,
कभी भी 2 बजे से पहले मत बो। एक खेत को 2 बजे से पहले बोलो, एक खेत को 3 बजे के बाद बो। दोनों के उत्पादन में गारंटेड 20% का फर्क आएगा। को गेहूँ, धान, चना, बरसीन, मटर कुछ भी हो, बो का देख लो। चांदनी रात जब हो आसमान में, ये सभी के लिए है, कोई हिंदू मुसलमानों के लिए नहीं है। चांदनी रात जब हो उस समय में बीज बो, बीमारियां कम आएंगी। हम दिन देखते ना तिथि, फिर बो फटाफट, फिर रोटी ला खेल खत्म कर जल्दी टाइम से। समझ गए साहब? दवाई काम खत्म करना। बहुत फर्क पड़ता है। स्प्रे जब भी करें, स्प्रे 14 दिन में अगर आपने स्प्रे की, ये सुडोमोनास ये वाला जो कल्चर मैंने बताया था, अगर ये आपने अमावस्या के दौरान, हर 14 दिन पे अमावस्या पूर्णिमा आती है, अगर आपने 14 दिन पे अमावस्या और पूर्णिमा के दिन किया, पानी का भी स्प्रे कर दोगे तो भी कीड़े मर जाएंगे। उस दिन कीड़े प्रजनन करते हैं और इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमज़ोर होती है उस दिन, अमावस्या के दिन। तो या तो अमावस्या के दिन या उससे एक दिन पहले आपको स्प्रे करना है। कभी भी नियम बना लो 14 दिन में। ये कर तभी पाओगे जब 9 फीट पर अदरक लगा होगा। 9 फीट पर तुम घूम सकते हो 12 महीने अपने खेत में। 30 पर तो मतलब ही नहीं। जून के बाद अंदर घुस जाओ, बाहर से बैठ के केवल मन मारना है कि हाय रे कीड़े लग गए, क्या करूँ। कुछ नहीं कर सकते, तुम लाचार हो। तो छोटी छोटी ये चीज़ें हैं जो आपको जागरूकता में अपने अंदर लानी है। शर्म नहीं करनी है, अपने अंदर बदलाव करना है शर्म की बजाय। हमारे अंदर एक चीज़ डाल दी है लोगों ने कि किसान उगा सकता है। आप गन्ना डाल के आ सकते हो सेंटर पे, कोई बेइज्जती लगती है आपको? शर्म आती है? फीलिंग आती ना, जीजा जी आ गए, फूफा जी रास्ते में मिल गए, हाँ चलो चलो मैं गन्ना डाल के आया, इज्जत वाली फीलिंग आती है नहीं? गन्ना डालने गए इसके पापा। वहीं अगर आपका बच्चा सेम उसी गन्ने को केवल 2 लोहे के पाटों के बीच में से पीस के निकाल दे और उसको मेरे जैसे आदमी को 20 रुपए का दे दे, जो तुम 375 का बेच के आए हो वो 3700 रुपए का अगर बेच दे उस 1 कुंटल गन्ने को, तो आप कहोगे तुमने मेरी नाक कटवा दी, मेरी बेइज्जती करवा दी, ना घर में आ जाइए गोली मार दूंगा। सोचो तुम कितने बड़े गरीब आदमी हो, तुम्हारी सोच को लकवा मार दिया अंग्रेजों ने। किसान उगा सकता है, बेच नहीं सकता, बेचोगे तो छोटे हो जाओगे। साला ये हमारे दिमाग में लोगों ने चीज डाल दी। मैं गलत बोल रहा हूं कि सही? तुम्हारे 1 कुंटल गन्ने में 70 लीटर गन्ने का जूस निकलता है। 10 लीटर रोड छोड़ो, चाचा मुम्मा पापा ले गए, साला गिर गया या दुकान वाले ने नहीं दिया हिसाब। 60 लीटर जूस 300 गिलास बनते हैं। 10 रुपए के हिसाब से कितने का हो गया बताओ? और तुम कितने का बेच कर रहे हैं कोल्लू पे गन्ना? 300 का। सीधा सीधा तुम्हारे लड़के ने उसमें 0 बढ़ा दिया। अगर वही तुम्हारा लड़का उस गन्ने के गलूर काट करके उसे फ्रिज में ठंडा करके मसाले के साथ दिल्ली में बेच रहा है अगर 30 रुपए के 100 ग्राम, तो कितने का हो गया? 9,000 का। वही तुम्हारा लड़का अगर इसका सिरका बना करके रेड वाइन बनाने वाली कंपनी को अगर सिरका बेच रहा है तो कितने का हो गया? 9 लाख रुपए का। मगर तुमने बालकों को भेजना है दिल्ली, 15,000 की नौकरी करना, एक इंजीनियर बना के नाम इंजीनियर रख दिया। ब्याह के बाद में बहू आके गाली दे रही कि वो इंजीनियर नहीं था, मेरा कर्म फोड़ दिया तुमने। जो दहेज में तुमने गाड़ी मांग के ली थी, वो गाड़ी में तेल डालने के पैसे भी नहीं है और बहू को तुम गाड़ी से लेके जा ही नहीं रहे क्योंकि पैसे ही नहीं घर में। खाली लड़की वाले से दहेज मांग लिया गाड़ी। क्यों नहीं है? हमारे कर्म खराब हैं। तो अगर किसान, जब तक किसान उगाएगा नहीं और उसका बच्चा उसको प्रोसेस करके नहीं बेचेगा, जब तक आप कभी भी इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सकते जहां फंसे हुए हो। कृषि कार्ड में फंसे ही रहोगे। गन्ने के साथ वो सहफसली लो जो आपको एकदम से कुछ पैसा दे के जाए। अदरक, गेंदे के फूल, बैंगन की सब खेती और मूली की खेती, धनिया की खेती, कई प्रकार की खेती है महाराज। आपने अप्रैल में अदरक बो दिया, ठीक है साहब, इस समय पुराल कटती है, गन्ने की पत्ती जाड़ों में बचा के रखो, एक कॉर्नर पर इकट्ठी कर लो अपनी, और अप्रैल में धनिया बो दो अदरक के ऊपर। अदरक को निकलने में 20 दिन लगते हैं कम से कम जमीन से, और 20 दिन में धनिया इतना बड़ा हो जाएगा। और 2 पानी पे धनिया आपका उस समय पे कितने रुपए किलो जाता पता है? 250-250 रुपए केजी। बस उखड़बाओ, गुच्छे के गुच्छे बना के धामपुर मंडी, पिताजी बोल के लेके जाएगा घर से।
एक अदरक आ गया, एक धनिया आ गया, एक गन्ना आ गया। गरीबी तो हमने पाल रखी, गरीबी कहाँ। ज़मीन में इतना पैसा भाई साहब कर रहे थे कि ज़मीन में कुछ नहीं है। ज़मीन में बहुत कुछ है। हमारी बुद्धि से वो चीज़ लोगों ने, अंग्रेज़ों ने आउट कर दी। अंग्रेज़ों ने हमें ये सिखा दिया कि हम लोग खेती करने के लिए पैदा हुए हैं, केवल उगाने के लिए। बेचना हमारा काम नहीं है। अगर हमने बेचा तो हम छोटे आदमी हो गए। ठाकुर साहब के लौंडे की अगर गन्ने का जूस की दुकान है तो नाक कट गई। कैसे नाक कट गई? मुझे तुम हिसाब तो बताओ, नाक कैसे कटी? जब बाप को गन्ना बेचने में शर्म नहीं आ रही तो इसको पीस के पानी बेचने में लौंडो किस बात की शर्म? केवल ठोस और तरल की तो लड़ाई है भाई। क्यों भाई, नई वाली फौज? केवल ठोस और तरल की तो लड़ाई है। तुम्हारा बाप ठोस बेच रहा है, तुम तरल बना के बेच रहे हो। इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? पापा तुम भी तो गन्ने बेच कर रहे हैं और मैं भी गन्ना ही बेच रहा हूं। सोच को लकवा मार दिया, हमारी प्लेन कर दी सोच। और गन्ने के जूस में इतना फायदा है कि मैं क्या बताऊं आप। अंधा पैसा है, आपको करना आना चाहिए। दुनिया भर के व्यवसाय हैं। कैंडी बन रही गुड़ की चिक्की बन रही हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं। अरे गन्ना ही बेच लो, कोल्लू वालों को 18 की रिकवरी दे के उसमें भी माला माल हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं साहब। यहाँ तक अगर किसी की चीज़ कोई ना समझ में आई हो तो पूछो मेरे से। जितनी बातें मैंने बताई हैं, लगभग 5 बज गए, 3 घंटे से बोल रहा हूँ मैं नॉन स्टॉप, बीच में स्टॉप भी नहीं मारा है। आप लोग बैठे हो, मैं खड़ा हूँ। मैं ये मालूम करना चाह रहा था कि जैसे खरपतवार होना तो खरपतवार के लिए स्प्रे करा जा रहा है या उसे उखाड़ा जा रहा है? खरपतवार एक कुदरत का इंटीमेशन है हमारे लिए कि निराई गुड़ाई का समय हो गया अब तुम्हारी, वरना हमें पता कैसे चलेगा। तो खरपतवार जब बड़ा हो जाए, जब आपको लगे कि इसके अंदर डोडा बनना शुरू हो गया या हल्का सा फूल आना शुरू हो गया या इतना हो गया, तब जाकर के हमें खरपतवार पे खुरपी चलानी चाहिए। मेरा मानना ये है, मैंने ये प्रैक्टिकल करके देखा अपने जीवन में कि खरपतवार से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता फसल के ऊपर। आप जंगल में जाओ कभी, वहाँ आपको खरपतवार क्या कोई निकालता है? वहाँ हर पौधा अपने आप में चल रहा है। कुदरत ने हर पौधे के हिसाब से उसको न्यूट्रिशन दिया है। अगर गन्ने के साथ में कुछ खरपतवार आ रहे हैं तो कुदरत ने पैदा किए हैं वो, तो कुदरत ने उन खरपतवारों का भोजन अलग दिया है, गन्ने का भोजन अलग दिया है। अगर आपके साथ आपके घर में गाय पैदा की है तो कुदरत ने गाय का भोजन अलग दिया, गन्ने के ऊपर की पत्ती गाय की है और नीचे का आपका है। ऐसे ही उन खरपतवारों के लिए भी कुदरत ने सिस्टम नीचे ज़मीन में इकोसिस्टम बनाया है कि ये क्या खाएंगे, ये फसल क्या खाएगी। आप खाली दिमाग लगाते हो उन्हें ख़त्म करने में। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको होने दो, लेकिन 70% खरपतवार हमें नुकसान नहीं देते, 30% देते हैं जिन्हें हम मैनुअली ख़त्म कर सकते हैं। मगर हमें खरपतवार चाहिए। इंसान इतना क्रूर है कि उसको अपने खिलाफ जो जा रहा है, चाहे वो सही भी हो, उसको उसे ख़त्म करना है। कीड़ा नहीं चाहिए, सांप नहीं चाहिए, शेर नहीं चाहिए, चित्ते नहीं चाहिए, तेंदुए नहीं चाहिए, नीलगाय नहीं चाहिए, गाय नहीं चाहिए, भैंस नहीं चाहिए, दूध देने वाले चाहिए, वरना उसको निकाल दो घर से बाहर। माँ बाप जब तक ज़मीन दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, पापा नमस्ते, नहीं तो बुड्ढे को बाहर फेंक। बड़ा क्रूर है इंसान। आदमी से ज़्यादा क्रूर जानवर इस पृथ्वी पे कोई नहीं। ऐसे ही खरपतवार, गन्ना है बस गन्ना रहे, खरपतवार नहीं चाहिए खेत में। इनमें से कई लोग ऐसे हैं, लाखों लोग, जो खरपतवार पे लाखों रुपए खर्च करते हैं साल भर। उनका कितने उत्पादन में वृद्धि हुई पूछो तो सही। और मेरे जैसे से पूछो जो खरपतवार नहीं निकालते कि भैया तुम्हें कितना का लॉस हुआ। अगर मैं हिसाब जोड़ लूँ ज़मीन खराब होने का, और जो आदमी कर रहा है उसको कैंसर होगा, और मैं पेस्टिसाइड कर करके ये जो डाल करके विदेशी कंपनियों को मालदार कर रहा हूँ, उसका खर्चा जोड़ लूँ तो जितने का मुझे घाटा होगा ना 10 कुंटल का, तो यहाँ पर नुकसान 30 कुंटल का है। अब हिसाब जोड़ ला। जोया हॉस्पिटल में जाना, कैंसर का हॉस्पिटल, जहाँ मेरे पिताजी का इलाज चला है। पापा एक्सपायर हो गए मेरे पिछले महीने। समझ में आ जाएगी। 90% किसान बैठा हुआ कैंसर वाला। कहाँ से हो गए इतने किसानों को कैंसर? हमने उत्पादन बढ़ाने की होड़ में कैंसर को निमंत्रण दे दिया। हमारे यहाँ अपनी उम्र कम कर ली, हम मर रहे हैं। जिन बच्चों के लिए आज आप कैंसर डाल रहे हो ना अपने खेतों में और दवाई कंधे पर रख के स्प्रे मार रहे हो, ये बच्चे तुम्हें दवाई दिलाने भी नहीं जाएंगे। मेरी बात याद रख लेना, कड़वे शब्द हैं ये। बैठक में पड़े पड़े सड़ोगे, कोई दवाई दिलाने वाला नहीं है। कीमो नहीं लगवाने का टाइम किसी के पास आजकल अपने बाप को। वहाँ अकेले आते हैं लोग, वहाँ आके ज्ञान प्राप्त होता है। 75 साल की उम्र में ज्ञान मिला तो क्या फ़ायदा, 25 की उम्र में ज्ञान इकट्ठा कर लो। तो कोई भी ऐसी चीज़ मत मारो जो आने वाली पीढ़ी, हमारी वर्तमान पीढ़ी और हमारी ज़मीन को ख़त्म ही कर दे और हम कल को उत्पादन ही न ले पाएँ। करेंगे क्या? हम किसान हैं भाई, हमारी तो यही ज़मीन ही सब कुछ है।
हमारे पास और क्या है? कोरोना में ज़मीन थी तो हम जिंदा हैं आज। अगर भारत में कृषि नहीं होती तो कोरोना में भारत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरा मानना ये है, किसान मस्त था, वही भिड़ी पी के खेत में घूमते रहे मस्त। आपको लगा कोई कोरोना में कुछ फ़र्क पड़ा? सब ऐसे गप्पे मार रहा था, भाई कुछ ना होता, कोरोना रुकवा। हमारे गांव में तो यही चला है, सब सुरक्षित थे। साले मरे कौन भाई? जो हमें गन्ने का जूस बताना, कुछ छोटा बता रहे हैं कि तू छोटा आदमी गन्ने का जूस बेच रहा है, कोई मरे। और बाद में आके गांव में ढूंढ रहे थे, ताऊ जी नमस्ते, क्या बात है बेटे? 8-10 साल बाद आया दिल्ली से, पता बेटा वहाँ ख़त्म कहानी, गांव में बचेगा सांस लेने के लिए, वहाँ सिलेंडर ही ना बचे। अच्छे इंजीनियर गांव में आके खेती कर रहे हैं कोरोना के बाद। तो खेती छोड़ना नहीं है, खेती से पैसा कमाना है। कहीं भी समस्याएं आती हैं, हम जैसे टूटे फूटे आप लोगों के साथ खड़े हैं। अभी किसी का कोई सवाल? हाँ जी, सिरका कैसे तैयार होगा? ये तो तुम बेवकूफ़ आदमी से ही पूछ लो। सिरके को रस अप्रैल के महीने में आप ये चफिया ले लो या प्लास्टिक के ड्रम ले लो, उसके अंदर गन्ने के रस को भरो, उसके अंदर कील डालो 4 लोहे की, और इसके मुंह को कपड़ा लगा के पाली से ढक के और बांध दो। 52 दिन के अंदर अंदर ये उठ जाएगा। अरे खराब तो होगा ही, 100 में से 20 ड्रम खराब होंगे, 80 बनेंगे। 100 का 100 कैसे ले लोगे महाराज? कुछ तो खराब भी। सिरका बन गया। अब रही बात सप्लाई की, तो आप बनाना शुरू तो करो। सप्लाई की कोई कमी नहीं इस दुनिया में। वाइन दिन पर दिन बढ़ रही, रेड वाइन मांग रहे हैं लोग। हमारे पास बल्क में चीज़ें हैं नहीं, हम केवल बात करते हैं। जब हमारे पास चीज़ें होंगी तो खरीदार भी आएंगे। भैया टॉयलेट आ रही क्या? तो बैठो। और बताओ कोई सवाल किसी का? जितनी चीज़ें मैंने समझाया कि इनमें से कोई चीज़ समझ में आई हो? जमीन का वो है, ये तो मिट्टी की जांच है आपकी। इसका मिट्टी की जांच का मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है? ऐसा सवाल जो पब्लिक में पूछने वाला है, कैमरा चल रहा है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। ऐसा कोई सवाल जो किसानों के हित में हो और आपको लग रहा है मैं भूल गया। जंगली सुअर वाला नहीं पूछा आपने मेरे से अभी, इतने आदमी भूल गए। नेप्थिलीन की गोलियां आती हैं जो पेशाब में बाथरूम में डालते हैं हम, ठीक है? हाँ, उनको आपने 2-3 गोली लेनी है। 1 गोली पीस दो और 2 गोली साबुत। ये जो प्लास्टिक की बोतलें आती है कोल्ड ड्रिंक की, आधा लीटर वाली या 1 लीटर वाली पानी की आती हैं, सूखी बोतल, इनमें डालकर पेचकस से, गर्म पेचकस से छेद कर दो इसमें, 10, 15, 20 छेद। और ये 2-3 गोली डाल के, 1 रुपये की 1 गोली मिलती है। 1 गोली भी डाल दोगे तो भी काम हो जाएगा। हमने तो 1 से प्रैक्टिकल करा, लेकिन 2-3 इसलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादा आ रहे हैं तो। और खेत के अंदर लगभग 1-1.5 मीटर अंदर जगह जगह 5-10 जगह डंडे गाड़ दो बस। उन डंडों पे इसकी मुंडी में रस्सी बांध के उस डंडे पे इसे बांध दो, बहुत तलगू, और पूरे खेत में 5-10 जगह डाल दो। जंगली सुअर धोरों को नहीं फटकने का। जंगली सुअर बहुत दूर से सूंघते सूंघते आता है, नेप्थलीन से बहुत चिढ़ता है बुरी तरीके से। इसे करके देखना, अद्भुत रिजल्ट है ये गुजरात के किसान ने करा, मेरे पास फ़ोन करा कि भैया वो फार्मूला काम कर गया, ये वाला। मैं बोला चल ठीक है भाई, काम करके तो अब इसे बताना शुरू करते हैं। तो हमने तो कर ही रखा था, लेकिन कम से कम वो चीज़ 10-20 किसानों पे ना प्रैक्टिकल हो तब तक किसी को बताने में कोई फ़ायदा नहीं। तो आप ये चीज़ करो, सबसे सस्ता उपाय है। बिना मतलब बिजली के तार डालो, फिर मेरे साथ चिपक जाएगा किसी दिन कोई खेत में घूमने चला गया तो। नहीं, ये कालू में वो औरत की से जो होती है, से का उपाय है बाल। खेत के चारों तरफ हल्के 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 बाल बखेर दो नाई की दुकान से ले जाके, से नहीं फटक नहीं खेत में गलती से भी। एक और चीज़ आपको फार्मूला बता देता हूँ। अपने खेतों को मजबूत करने के लिए आपने क्या करना है, 200 लीटर लेना है आपने पानी, या फिर ये जो कल्चर है जिसमें NPK कंसोर्टिया वाला मैंने बताया है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और इसके जीवाणु हैं। डॉक्टर पीके सुशांत जी का। देखो जी, मैंने प्रयोग करा नहीं है, अगर आपको रिजल्ट दे रहा है तो उसको प्रयोग करो, दिक्कत क्या है? ना आपके संज्ञान में आया होगा? संज्ञान में है, लेकिन मैंने अनुभव नहीं किया उसको। वहीं हम गए थे तब आपके एक वहाँ के थे महाराष्ट्र के, अंगूर की खेती करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैंने जो है उनका कल्चर लगाया था। ऐसे तो मेरे के लगाने वाले भी इस मीटिंग में बैठे हैं। हाँ, तो वो आप अपने गांव वालों की सुनो। तो वो बोले कि नहीं, ये कौन है? मगर हमारे बिजनौर की है।
अच्छा। अरे तो अच्छा ना, आपका काम मिलेगा ना, मेरा तो यहीं आके लेना पड़ेगा। आप प्रयोग करो ना, उनको भी क्या दिक्कत है। आप किसान को वो सब प्रयोग करना चाहिए जो उसको कहीं से फ्री में मिल रहा है। दिक्कत क्या है, जो रिजल्ट दे उसके साथ आगे बढ़ जाओ। आपने क्या करना है, 200 लीटर लेना है पानी, 20 किलो लेना है कच्चा गोबर, 5 किलो लेनी है सरसों की खल, 2 केजी लेना है गुड़। इसे अगर आपने गन्ने जैसी फसल में महीने में 2 बार या पूरी फसल में 10 बार छोड़ दिया 1 एकड़ खेत में, तो उस खेत का गन्ना या गेहूं या धान या मटर अलग ही तरीके का पैदा होगा। क्या खर्चा है इसमें? तैयार कितने दिन में हो जाएगा? 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, बस घुल जाए उसका 24 घंटे में भी तैयार हो जाएगा। अद्भुत रिजल्ट है साहब। ठीक है, चलें। राम राम।